पे उनको यही लगा कि किसी भूत का साया है मुझ पर या किसी ने टोटका किया है और मैं एक दिन घर छोड़ के भाग गई। ये बात आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई कि जब मैं 3 दिन भागी थी तो मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। उसी बीच मेरे पीछे 3 ऑटो ड्राइवर्स भी पड़ गए थे जो मुझे सेक्सुअल फ़ेवर करने के लिए कह रहे थे और जब उसने मुझे बोला था कि वो मेरे ऊपर सिगरेट जलाना चाहता है तो मैंने उसे मना करा तो उसने मुझे बोला कि मेरा बहुत बड़ा सपना था कि अगर मैं कभी भी काम करूँगी शुरू या डेब्यू करूँगी तो मैं बालाजी प्रोडक्शंस के साथ काम करूँगी और लकीली हेलो एवरीवन। मेरा नाम बेला है और आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ ट्रांस वुमन। मैं दिल्ली से हूँ और मैं पेशे से एक ट्रांस एक्टिविस्ट, मॉडल और छोटी एक्टर आप कह सकते हैं। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा मतलब मेरी डांस के प्रति और कला के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी, जिस वजह से मतलब कभी-कभी मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मैं बाकियों से थोड़ी अलग हूँ, क्योंकि मुझे श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित को देखकर डांस करना बहुत अच्छा लगता था और मुझे ऐसा लगता था कि डांस एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने अंदर चल रहे जो भी बात है या जो भी मैसेज है या जो भी भावना है आप उसको व्यक्त कर सकते हो, उसको बता सकते हो। तो डांस मुझे सच में बहुत अच्छा लगता था, आँखों के लिए ट्रीट होती थी वो। और धीरे-धीरे जब बचपन में मैं अपनी बहनों के और अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और मैंने उनको घर में देखा है, हमारे घरों में जैसे हमारी मम्मियाँ, हमारी बहनें रहती हैं। अ, पर मैंने बहुत ज़्यादा गौर से उनकी स्त्री तत्व को, उनकी फ़ेमिनिटी को मतलब मैं उन्हें बहुत एडोर करती थी, उनका श्रृंगार करना। मैं जिस चीज़ को पूछती थी वो फ़ेमिनिटी थी या वो मैं बहुत ज़्यादा एडोर करती थी और बचपन से इसी वजह से शायद मुझे बाकी बच्चों से इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ती थी। वो मुझे चिढ़ाते थे कि मेरा चेहरा काफ़ी लड़कियों जैसा है, मेरे बोलने का तरीका, मेरे नाचने का तरीका, सब कुछ काफ़ी लड़कियों जैसा है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया जाता था। ख़ैर ये चिढ़ाना छठी 7वीं तक उतना परेशान नहीं करता था, पर जैसे-जैसे मैं प्यूबर्टी ऐज क्रॉस कर रही थी, मैं बड़ी हो रही थी, जिस ऐज में हमें समझ में आता है कि हम लड़कों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, लड़कियों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उस ऐज में मुझे थोड़ा डिफ़रेंट महसूस हुआ क्योंकि मैं लड़कों के प्रति ही आकर्षित हो रही थी, जबकि बचपन में मुझे ये सिखाया जा रहा था और ये बोला जा रहा था कि मैं एक लड़का हूँ या मैं एक मेल हूँ, तो मुझे क्रिकेट पसंद आना चाहिए, मुझे थोड़े दम वाले काम पसंद आने चाहिए, ना कि ये नाच-गाना पसंद आना चाहिए। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई उसी एज से। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, मैं अपने स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पढ़ने में ठीक थी, बट धीरे-धीरे ये सारी टेंशन्स मेरी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा हार्म करने लगी उसे और मेरा पढ़ाई से मन हट गया। मुझे लड़के इतना चिढ़ाते थे और वो टॉर्चर कब फ़िज़िकल अब्यूज़ बन गया, वो सेक्सुअल हरासमेंट बन गया, मुझे समझ में ही नहीं आया और मुझे स्कूल हॉन्ट करने लगा, मैं स्कूल से डरने लगी। तो मेरे पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि मैं उनको खुल के नहीं बता पा रही थी। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ़ है या आपको उससे ऐसा रिश्ता मेंटेन करना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को कोई तकलीफ़ है वो आपसे बताए। क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा अपनी पढ़ाई से भाग रहा है, स्कूल से भाग रहा है, सोचने वाली बात है। बट शायद उस वक़्त मेरे घरवालों ने इतना गौर नहीं किया उस पे, उनको यही लगा कि किसी भूत का साया है मुझ पर या किसी ने टोटका किया है। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स यही सोचते हैं। बट फिर उसके बाद हद कुछ इतनी बढ़ गई कि मुझे ये लगने लगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मुझे पढ़ाई ही छोड़नी है और मैं एक दिन घर छोड़ के भाग गई और मैं घर छोड़ के भागी और मैं ऐसे ही किसी रैंडम जगह मैं कानपुर चली गई। मैंने कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा कि मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, कैसे सर्वाइव करूँगी, बस मैं भाग गई क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहती थी। स्कूल से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अपने पेरेंट्स को कैसे भी कन्विंस नहीं कर पा रही थी। फिर 3 दिन तक सड़कों पर घूमते-फिरते रहते और उसी बीच मेरे पीछे 3 ऑटो ड्राइवर्स भी पड़ गए थे जो मुझे सेक्सुअल फ़ेवर करने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे तुम्हें हमारे साथ सोना पड़ेगा और हम तुझे रख लेंगे।
अपने सोने की चेन दे दे गले की। तो ये बात आज तक मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताई कि जब मैं 3 दिन भागी थी तो मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक बच्चा सिर्फ़ अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित है और कहीं नहीं। तो प्लीज़, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आपका बच्चा आगे जाके सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट करने वाला है। क्या वो एक बुली बनने वाला है और दूसरे बच्चों को परेशान करने वाला है, या फिर वो सब कुछ बर्दाश्त करने वाला है। तो ये सब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं और कैसी अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, और वही उनके फ्यूचर को आगे डिज़ाइन करता है। उस इंसिडेंट के बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाई के लिए फ़ोर्स करना बंद कर दिया। इनफैक्ट मेरे फ़ादर ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया, वो मुझसे बात नहीं करते थे। मेरे फ़ादर ने मुझ पे आज तक हाथ नहीं उठाया, वो हमेशा सिर्फ़ हमें डाँटते थे। और कहीं न कहीं एक लाइन थी हमारे बीच जो कभी क्रॉस नहीं हुई, पर उस लाइन के बीच में ही कब न जाने हम लोग एक-दूसरे से बातें छुपाने लग गए। इतनी बड़ी-बड़ी बातें, जैसे कि मेरे साथ स्कूल में जो होना वो मैं पापा को नहीं बता पाती थी। लॉकडाउन का टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ था, आई नो। और पर लोगों को ये नहीं पता कि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके लिए टफ़ेस्ट से भी टफ़ था वो। मैं उस टाइम पे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि मेरे घर वाले दाने-दाने के लिए मोहताज थे। हम लोग रेंट तक नहीं दे पा रहे थे, और हम लोग इसी वजह से हम लोग अपने होम टाउन बिहार चले गए थे। और वहाँ से मैं चाहती थी कि मैं वहाँ से वापस आऊँ और कुछ अर्न करूँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ ताकि हम रेंट चुका पाएँ और फिर उनको सपोर्ट कर सकूँ। बट जब मैं दिल्ली आई तो वहाँ पे सीन कुछ ऐसा था, उस टाइम पे बसेस जो हैं सिर्फ़ 20 पैसेंजर्स को बैठाती थी। मैं सुबह 6 बजे उठती थी और मैं बिना कुछ खाए-पिए बस स्टैंड के लिए निकल जाती थी अपने थोड़े बहुत सर्टिफ़िकेट्स लेकर और अपनी फाइल्स लेकर, और बस का वेट किया करती थी ढाई घंटे। फिर उसके बाद जब मुझे बस मिलती थी, मैं पहुँच पाती थी, और तब भी वहाँ से रिजेक्शंस होता था। स्टिल मैं उसके अगले दिन वैसे ही रेडी होकर भूखे-प्यासे मैं जॉब के लिए जाती थी, और ऐसे करके मैंने 2 महीने निकाले, तब भी मुझे कोई जॉब नहीं मिली। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि बचपन से मेरे पापा से ना एक झगड़ा होता था कि मैं पापा को ये बोलती थी कि हार्ड वर्क लोगों को डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आजकल लोग डिग्रीज़ लेकर भी घूम रहे हैं। बट उस दिन मेरा भ्रम टूटा था क्योंकि मैं डिग्रीज़ ना होने के बावजूद भी, या वो सब ना होने के बावजूद भी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी। और फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि अगर तुझे इतनी नीड है तो तुझे सेक्स वर्क कर लेना चाहिए, एंड उसमें तुझे पैसे भी सही मिल जाएँगे और तू अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी, अपना रेंट दे पाएगी लॉकडाउन में। तो मैंने सेक्स वर्क शुरू किया। स्टार्टिंग में जैसे हम अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, मैंने भी उस टाइम पे आइडेंटिफ़ाई किया था खुद को कि मैं एक ट्रांस वुमन हूँ। तो मुझे भी थोड़ा एक्सप्लोरेशन में मेरे को दिक्कत हो रही थी, फिर मैंने समझने की कोशिश करी और सेक्स वर्क शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में अच्छा लगा क्योंकि काम करती थी या सेक्स करने के अगर आपको पैसे मिल रहे, क्योंकि मेरे सीन में थोड़ा ये था कि मजबूरी में ही सही पर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ पैसा मिल पा रहा था, और मैं उनको जब भेजती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो उससे बोलते थे कि हमने राशन खरीद लिया, हमने किराया दे दिया। तो उसी दौरान मैंने फिर पैसे इकट्ठा करके अपने पेरेंट्स का 6 महीने का रेंट पे किया और उनको राशन के लिए सपोर्ट करती रही, और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाई क्योंकि मेरे लिए यही था कि मेरे पेरेंट्स खुश रहें और वो सेफ रहे, मेरे लिए वही बहुत था। जब मैं पहली बार जब मैंने सेक्स वर्क किया था, मैंने अपना एक पहला क्लाइंट बुलाया था, तो मुझे आज भी याद है जब उसने मुझे बोला था कि वो मेरे ऊपर सिगरेट जलाना चाहता है, तो मैंने उसे मना करा, तो उसने मुझे बोला कि 1 घंटे के लिए तुम्हारा शरीर मेरा है और वो मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर सकता है। इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हिट किया। मैं ये सोचने लग गई कि मतलब चंद पैसों के लिए मेरा शरीर मेरा नहीं है और कोई भी मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। वो फ़ीलिंग और वो मजबूरी, मतलब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं ये कहाँ से कहाँ पहुँच गई। कहाँ मैं स्कूल में पढ़ा करती थी और सपने देखा करती थी कि कभी हीरोइन बनूँगी, और आज मैं ये काम कर रही हूँ। बट कहीं न कहीं वो डेस्परेशन अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने का इतना ज़्यादा था कि सब ओवरकम होता गया, और फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेज़ आते थे, बहुत सारे इश्यूज़ आते थे, बट अपने पेरेंट्स को देखकर, अपनी फैमिली को देखकर मैं वो सब देख लिया करती थी, और
धीरे-धीरे मैं अपना सपना भूल गई, जो मेरा बहुत बड़ा सपना था एक्ट्रेस बनने का और काम करने का। तो फिर जब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि आप यहाँ पे एक शेल्टर होम खुल रहा है, वहाँ पे आप रह सकते हो और तुझे अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो पढ़ाई मैंने छोड़ी है, वो क्यों ना मैं ओपन से अपनी पढ़ाई पूरी करूँ। तो मैंने ओपन स्कूलिंग से अपनी एडमिशन कराया और अपनी पढ़ाई शुरू की, कंटिन्यू की और साथ ही साथ मैंने थोड़ा अपने आप को ग्रूम करना शुरू किया क्योंकि बचपन से ही मैं एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मॉडल बनना चाहती थी। और इसी बीच मेरे रास्ते में बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आईं। मैंने इंग्लिश सीखी, मैंने कंप्यूटर सीखा और मैं धीरे-धीरे अपनी पढ़ाई भी पूरी करती गई और जो मॉडलिंग असाइनमेंट्स आते थे, वो भी मैं बहुत ही अच्छे से करती थी और सीखती थी कि आगे जाकर मुझे कैसे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है इसी चीज़ को लेकर क्योंकि जब आपका शौक आपका पेशा बन जाए, तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं होती। तो मेरा बहुत बड़ा सपना था कि अगर मैं कभी भी काम करूँगी शुरू या डेब्यू करूँगी, तो मैं बालाजी प्रोडक्शंस के साथ काम करूँगी। और लकीली मुझे लास्ट ईयर 2022 में एक ऑफ़र आया था। उनकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी जिसमें वो एक ट्रांसजेंडर को लेना चाहते थे और मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया था। वो मेरी लाइफ़ का एक बहुत ही नया और मतलब अमेज़िंग और एक्साइटेड फ़ेज़ था क्योंकि मैंने कभी सिर्फ़ सुना-सुना था ऑडिशंस वगैरह के बारे में बट मैंने पहली बार ऑडिशंस दिए। मैंने काफ़ी लंबे प्रोसेसेस में ऑडिशंस दिए थे। मैं 3-3 घंटे तक ऑनलाइन ज़ूम मीटिंग पे बैठी रहती थी। साइड में मेरा खाना बन रहा होता था, कुकर की सीटी बज रही होती थी और मैं डायलॉग्स बोल रही होती थी। और इसी के ज़रिए मुझे मौका मिला और मैंने उनकी एक बहुत बड़ी फ़िल्म में एक छोटा-सा ही सही रोल किया है और कह सकते हैं कि जो मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मैं अगर डेब्यू करूँगी या मैं अगर कुछ करूँगी तो मैं बालाजी प्रोडक्शंस के साथ काम शुरू करूँगी और वो हुआ है एंड आई होप कि मैं आगे भी अपने सपने ऐसे ही पूरी करते रहूँ और मैं यही मेहनत में लगी हुई हूँ। मैं डेली कम से कम 10 से 15 ऑडिशंस देती हूँ शोज़ के, मूवीज़ के और कोशिश करती हूँ कि मुझे कोई ना कोई चांस मिले। क्योंकि जो ज़िंदगी मैं पीछे छोड़ कर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी कोई ना जिए और किसी को भी ये सब ना करना पड़े क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर सोसाइटी के साथ कंधे से कंधा मिलाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग पीछे रह जाते हैं, लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो जब मैंने सेक्स वर्क छोड़ दिया था और मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये नहीं करूँगी अब क्योंकि कहीं न कहीं मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा था मैं अपने सपने छोड़ चुकी हूँ। मैं जो बनना चाहती थी, जो करना चाहती थी, वो सब भूल चुकी हूँ। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एक शेल्टर होम के बारे में बताया था, ट्रांसजेंडर शेल्टर होम के बारे में दिल्ली में ही जो मित्र ट्रस्ट चला रहा है एंड मुझे उस टाइम पे शेल्टर की भी ज़रूरत थी और वक़्त भी चाहिए था, कुछ काम करना था, पढ़ना था। तो मैं उस शेल्टर में चली गई और मैं वहाँ रही और वहीं रहकर मैंने अपनी पढ़ाई भी की, इंग्लिश कंप्यूटर भी सीखा और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने को मिला और इसके बाद ही फिर मैंने अपने मॉडलिंग करियर की ओर और अपनी एक्टिंग करियर की ओर फ़ोकस किया क्योंकि वहाँ पे एक एजेंसी भी थी जो ट्रांसजेंडर्स को ही हायर करती थी, बोल्ड मॉडलिंग एजेंसी। तो मैं उसी में एज़ अ बहुत सारे शूट्स मिलते थे हमें जो मैं किया करती थी। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा वहाँ पे भी क्योंकि वहाँ से मैंने वहाँ पे रहकर खुद को तराशा है और मैं अपने सभी फ्रेंड्स से यही बोलूँगी जो भी शेल्टर होम में शेल्टर ले रहे हैं, प्लीज़ अपने उस टाइम को आप यूटिलाइज़ करो। आपके पास वो टाइम वो वापस कभी नहीं आने वाला। आप जो बनना चाहते हो क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके कास्ट, कलर, क्रीड को लेकर, आपके जेंडर आइडेंटिटी को लेकर कोई जज नहीं करेगा। आप जो करना चाहते हो उस पे मेहनत करो और उस टाइम का अच्छे से यूज़ करो। जब वो ओपन हुआ था शेल्टर होम, मैं पहली ट्रांसजेंडर रेज़िडेंट थी वहाँ पे और आज मैं वहाँ पे एज़ अ बोर्ड मेंबर काम कर रही हूँ। मैं वहाँ की बोर्ड मेंबर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड वाली चीज़ है क्योंकि जहाँ पे मैंने सबसे पहले शेल्टर लिया और अब मैं वहीं पे एज़ अ बोर्ड मेंबर हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है क्योंकि अब मैं मेरे जैसे लोगों को सपोर्ट कर पा रही हूँ। जो रास्ता शायद मुझे कोई नहीं बता पाया या जो रास्ता शायद मुझे कोई नहीं दिखा पाया, अब मैं उनके साथ मिलकर मेरे जैसे लोगों को या हमारी कम्युनिटी के लोगों को वो रास्ता दिखा पा रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेक्स वर्क ऑप्शन नहीं है, सेक्स वर्क एक मजबूरी है
और हमारी कम्युनिटी के पास वैसे भी ताली बजाकर भीख माँगना और सेक्स वर्क करने के अलावा और कोई काम नहीं है। क्योंकि हमें कोई काम देता ही नहीं है इस वज़ह से, क्योंकि पढ़ने का मौका ही नहीं देता कोई, या कोई इनसे पूछता ही नहीं है कि आप पढ़े पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। मैं अपनी बिल्डिंग में जहाँ रहती हूँ, वहाँ पे मेरे नेबर्स मुझे देखते हैं, जब मैं सुबह-सुबह पर्स टाँग के निकलती हूँ, वो मुझे पूछते हैं कि आप तो यार पर्स टाँग के कहाँ जाते हो? तो मैंने उन्हें बताया कि मैं जॉब करती हूँ। और मेरी ही बिल्डिंग में कुछ सेक्स वर्कर्स भी रहती हैं जो ट्रांस हैं, तो उनके लिए वो बोलते कि तो इन्हें भी कुछ काम दिला दो ना, ये लोग इतने गलत काम करते हैं। तो मैंने हँसकर उन्हें जवाब दिया कि देखिए, मेरे शायद पेरेंट्स अच्छे थे जिन्होंने मुझे एटलीस्ट 9th तक तो पढ़ाया, या एटलीस्ट मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया और आगे भी जाके सपोर्ट किया। शायद इनके पेरेंट्स ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया, या इनको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली कि अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएँ, या कोई ऑप्शन, इसीलिए ये काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद से आज मेरे जो नेबर्स हैं वो भी उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी भी। काश मेरे जो टीचर्स थे वो मुझे सपोर्ट करते, काश मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते, या और वो बच्चे मुझे बुली ना करते काश, तो आज मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की होती उसी तरीके से जैसे उन्होंने की है, बिना किसी रुकावट के, और मैंने सेक्स वर्क ना चुना होता सर्वाइवल के लिए। तो आप भी अगर ऐसा 5 मिनट के मज़े के लिए करते हैं, या आपको ये बहुत ही कूल और डैपर चीज़ लगती है किसी को बुली करना, क्योंकि मैं देखती हूँ आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत बुली करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। पर आपको ये नहीं पता आपके लिए जो 5 मिनट का मज़ा है वो किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है। मैं आज तक वो मज़ाक, वो सेक्सुअल हरासमेंट, वो हाथ मारना, वो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। रातों को भी मुझे वो हॉन्ट करता है, और वो सारे बच्चे मुझे याद हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो, या अगर आप भी मेरी बात सुन रहे हो, तो किसी की कहानी में ऐसा विलन मत बनना। आप वही काम करना, मतलब मैं यही कहूँगी कि हमें ऐसा इंसान होना चाहिए कि अगर हम शीशे में देखें तो खुद से नज़रें मिला पाएँ। मैं आज रात को बहुत चैन से सो पाती हूँ, बहुत सैटिस्फैक्शन के साथ सो पाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़िंदगी में कुछ लोगों की तो मदद की है, कुछ लोगों के तो काम आई हूँ मैं। क्योंकि फिर इन 2 हाथों का, 2 पैरों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपके इंसानी जीवन का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कुछ किसी के लिए कर ना पाओ, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये जीवन मिला है तो इसको लोगों की मदद करिए, ना कि उनको बुली करिए।